स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का निर्माण 1970 के दशक में आईबीएम वालों ने रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए बनाया। यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट से विकसित होकर आज एसक्यूएल डेटा मैनेजमेंट का वैश्विक मानक बन चुका है। यूं तो एसक्यूएल की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब एडगार एफ कॉड ने अपना प्रसिद्ध पेपर प्रकाशित किया, जिसमें यह लिखा गया था कि डेटा को आपस में जुड़े हुए टेबल्स के रूप में व्यवस्थित किया जाए। यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन 1974 में आईबीएम के शोधकर्ताओं ने डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बायस ने कोड के मॉडल को ही सिक्वल के नाम से विकसित कर दी। लेकिन उस समय में हॉकर सिडली नामक एक विमान कंपनी के साथ ट्रेडमार्क विवाद के कारण इस सिक्वल का नाम एसक्यूएल कर दिया गया। सिक्वल से छोटा होकर एसक्यूएल कर दिया गया और आजकल हम लोग एसक्यूएल के नाम से ही पहचानते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहले इसका नाम सिक्वल था, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, पर आज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश गुप्ता। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिक्वल से रिलेटेड सारी चीजों पर अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि कमांड क्या है, डेटाबेस क्या है, क्वेरी कैसे लिखी जाती है, कौन कौन से कंडीशंस का यूज करते हैं और व्यूज क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी गया और अभी आया। डेटाबेस क्या हो? डेटाबेस डेटा रखने की एक व्यवस्थित जगह होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। कंप्यूटर के अंदर इसलिए रखते हैं ताकि आसानी से हम उसे निकाल सके, स्टोर कर सके, मैनेज कर सके, डिलीट कर सके, ऐड कर सकते हैं। ये सब सारे ऑपरेशन हम डेटा के साथ करते हैं और डेटा टेबल के फॉर्म में होती है और टेबल डेटाबेस के अंदर होता है। तो डेटाबेस जो है एक तरह से बॉक्स है जिसके अंदर टेबल रखा जाता है कंप्यूटर के अंदर। और टेबल के अंदर क्या होता है? डेटा होता है, रोज और कॉलम में। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि डेटाबेस के अंदर हम डेटा वाली टेबल को क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि हम उसे आसानी से निकाल सकते थे, डिलीट कर सकते थे, अपडेट करते हैं और ऐड भी करते हैं। बहुत सारी डेटा मैनिपुलेशंस के जो एक्टिविटीज हम करते। तो ये तो हो गई डेटाबेस की कहानी। तो हम चलते हैं डेटाबेस के प्रकार। कितने प्रकार के डेटाबेस होते हैं समझना जरूरी है। तो डेटाबेस के हमारे पास दो प्रकार होते हैं, एक रिलेशनल और एक होता है नॉन रिलेशन। मतलब रिलेशनल का मतलब उसमें रिलेशन बना सकते हैं, नॉन रिलेशनल का मतलब उसमें रिलेशन बना ही नहीं सकते। मतलब रिलेशनल में सिक्वल लैंग्वेज का यूज होता है और नॉन रिलेशनल में नो सिक्वल, मतलब कोई भी सिक्वल लैंग्वेज का यूज नहीं होता। फायदे क्या होता है भाई रिलेशनल के? ये सबसे पारंपरिक और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डेटाबेस है रिलेशनल। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि डेटा जो होता है वो टेबल के रूप में स्टोर होता है और टेबल में रोज और कॉलम में डेटा होता है। टेबल आपस में कीज के साथ जुड़े होते हैं, रिलेशनशिप बनाए होते हैं। डेटा को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल भाषा का उपयोग किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस में। उदाहरण के लिए आप पोस्टग्रेसक्यूएल देख लीजिए, ओरेकल डेटाबेस देख लीजिए, SQL सर्वर देख लीजिए। तो ये सब सारी चीजें रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आता है। फायदे क्या है? डेटा बहुत ऑर्गेनाइज रूप में रहता है, एक्यूरेट और रिलायबल होता है। मतलब कंसिस्टेंसी जो होती है वो हाई होती है। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कहाँ उपयोग होता है? यह बैंकिंग सिस्टम में, स्कूल में, कॉलेज मैनेजमेंट में, इन्वेंटरी सिस्टम में यूज होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस का यूज आजकल दुनिया भर में सभी कंपनियों में होता है, सभी जगह होता है। केवल कंपनी नहीं, बैंकिंग सिस्टम में भी होता है, कॉलेज मैनेजमेंट में भी होता है। तो सभी जगह रिलेशनल डेटाबेस का यूज किया जाता है।
अब नॉन रिलेशनल में क्या होता है भाई, ये आधुनिक एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी जरूरी होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, डेटा फिक्स टेबल के रूप में नहीं रहता, बल्कि ये फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड के रूप में होता है। बड़े और तेजी से बढ़ते डेटा के लिए ये उपयोगी है। इसके क्या प्रकार है भाई, मतलब फायदे क्या है, डॉक्यूमेंट्स बेस जैसे मैंगो डीबी, की वैल्यू, कॉलम बेस, ग्राफ डेटाबेस, इन सब के लिए हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस का यूज करते। ये तो हो गई डेटाबेस के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं, इसके फायदे नुकसान क्या है। तो आजकल दुनिया में रिलेशनल डेटाबेस का यूज ज्यादा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही पढ़ें, क्योंकि सिक्वल के बारे में पढ़ रहे हैं और सिक्वल रिलेशनल डेटाबेस में ही यूज होता है। ये सिक्वल होता क्या है, तो हमने देखा रिलेशनल डेटाबेस कितनी उपयोगी है। आजकल दुनिया भर में हर जगह, चाहे बैंकिंग सिस्टम की बात ले लीजिए, कॉलेज मैनेजमेंट की बात ले लीजिए, कंपनियों की बात लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में बात ले लीजिए, हर जगह रिलेशनल डेटाबेस का यूज होता है, क्योंकि एसक्यूएल का यूज होता है। एसक्यूएल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेबल्स में डेटा को भी ये एक साथ संग्रह करके आपके पास खाने की क्षमता है। एसक्यूएल को इस तरह से ही बनाया गया क्योंकि ये डेटा को अट्रैक्ट करता है। और एसक्यूएल करता क्या है, असल में एसक्यूएल जो है डेटाबेस से आपके डेटा के लिए कम्युनिकेशन करता है। आप सवाल पूछते हो, इस सवाल को वो सर्वर पे भेजता है। अब सर्वर जो है डेटाबेस से आपके सवालों का जवाब ढूंढकर फिर इधर भेजता है, तब हमें वो रिजल्ट मिलता। तो एसक्यूएल मेन रूप से हमारे सवालों का कम्युनिकेशन करता है डेटाबेस के साथ, डेटा के साथ, जो कि सर्वर पर रखा होता है। सर्वर कहाँ होती है, सर्वर पे डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, टेबल के अंदर डेटा होता है, और हम सवाल पूछते हैं डेटा से। डेटा क्या करता है, डेटाबेस से पूछता है, डेटाबेस कहाँ पूछता है, सर्वर से पूछता है। अब सर्वर उसके बारे में आंसर ढूंढकर वो फिर वापस वो डेटाबेस को देता है, डेटाबेस डेटा को देता है, डेटा हमें क्वेरी के रूप में आंसर दे देता है। अब सवाल ये है कि आप स्ट्रक्चर्ड में पूछे, मतलब रोज और कॉलम की एक स्ट्रक्चर बना के आपने सवाल पूछा, आंसर भी आपको उसी स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब प्यार से पूछिएगा तो प्यार से जवाब मिलेगा। तो ये एसक्यूएल का काम है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको एक सर्वर डाउनलोड करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि आपको एडिटर डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसी में तो एसक्यूएल की क्यूरी लिखेंगे और सर्वर से डेटा कनेक्टेड होगा। तो दो चीजें मेन रूप से आपको चाहिए ही चाहिए, एक तो सर्वर और एक उसका एडिटर। बहुत सारे एडिटर मार्केट में है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, आपका सिक्वल सर्वर है, माई सिक्वल है, ओरेकल है। तो आज की वीडियो में हम सिक्वल सर्वर का काम करेंगे। तो सिक्वल सर्वर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, दूसरे बाद उसका एडिटर मतलब SSMS डाउनलोड करना पड़ेगा, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये स्टूडियो के अंदर एडिटर होता है जिसके अंदर आप सिक्वल की क्यूरी लिखेंगे, आप सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं कि सिक्वल सर्वर डाउनलोड करेंगे पहले, उसके बाद SSMS डाउनलोड करेंगे, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो सिक्वल सर्वर डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर, चाहे आपके सिस्टम पर फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पुराने जमाने में हुआ करता था, अभी भी कुछ लोग रखे हुए हैं, गूगल क्रोम है, तो या माइक्रोसॉफ्ट एज है, किसी भी ब्राउज़र पे आप जाके यहाँ पे लिखिए सिक्वल सर्वर डाउनलोड, ये खुल गया। आप इस पे क्लिक कीजिए, चूज सिक्वल सर्वर ट्रायल वर्जन। हमें ट्रायल वर्जन नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेवलपर वर्जन या कम्युनिटी वर्जन। तो नीचे चलिए, जब तक नहीं मिले तब तक हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, यह लिखा हुआ है सिक्वल सर्वर 25 ऑन प्रीमाइसेस, सिक्वल सर्वर फॉर डेवलपर, है ना डेवलपर, ये थोड़ा फ्री होता है। तो आप स्टैंडर्ड डाउनलोड कीजिएगा, एंटरप्राइज डाउनलोड नहीं कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डाउनलोड, ये डेवलपर एडिशन, यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आप
इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे, वहां पे आपको डाउनलोड मिलेगा। देखिए ये हमें डाउनलोड मिल गया, डबल क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा होगा उसी तरह इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा सिक्वल सर्वर, ये ब्लैक स्क्रीन खुलेगा। ब्लैक स्क्रीन में ही सारी चीज इंस्टॉल होती है, पहले डाउनलोड होगी फिर इंस्टॉल होगी। और जैसे ही सिक्वल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, आपके सामने नोटिफिकेशन आएगी स्क्रीन पे। फिर नीचे आएगा 3 छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे, कमांड बटन की तरह बॉक्स बने होंगे। एक पे लिखा होगा कनेक्ट, दूसरे पे लिखा होगा इंस्टॉल SSMS, तीसरे पे रिट्राई कैंसिल ऐसे होता है ना बटन बना हुआ। तो उस पे देखिएगा कि एक पे होगा कनेक्ट, दूसरे पे होगा इंस्टॉल SSMS। तो आपको उस समय इंस्टॉल SSMS पे क्लिक करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिक्वल सर्वर तो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ऑप्शन दे रहा है एडिटर का, तो SSMS पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पे SSMS है। तो वहां पे लिंक पे जाएगा, लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल। ये थोड़ा सा टाइम टेकन वाला ही है इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 15 से 20 मिनट लगेगा सारा काम में। जब इंस्टॉल हो जाएगा पूरा, तब आप उसको रन कर सकते। ठीक है, तो रन कैसे करेंगे सब चीज बताऊंगा मैं। आप बढ़ते चलेंगे, सब कुछ सीखते चलेंगे। सही है, तो ये तो हुई इंस्टॉलेशन वाली बात। तो अब चलते हैं कमांड्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि क्यूरी लिखने से पहले हमें कमांड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके स्क्रीन पे मैंने कमांड की टाइप्स और कौन कौन से कमांड है, कैटेगरी के अंदर क्या क्या कमांड आते हैं, सारी चीज मैंने आपको दिखा दी है। घबराइएगा नहीं, ज्यादा लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको मैं थोड़े से ही काम चला दूंगा। मैं बैठा हूँ तो समझ गया ना। सिक्वल कमांड 5 प्रकार के होते हैं, मेन 2 ही होता है। खत्म। 5 की जगह पर 2 आ गया, ऐसे ही छोटा कर दूंगा। 5 कमांड होते हैं, कहीं कहीं तो 6, 7, 8 भी मिल जाएंगे, उनका क्या भरोसा, 10 दे दे। पढ़ना पड़े तो पता चले ना, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। दे देते हैं 10। तो देखिए DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, GML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL हटा ही दीजिए। DCL का मतलब डेटा को कंट्रोल करने वाले लैंग्वेज, TCL का मतलब ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने वाले लैंग्वेज, DQL का मतलब डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसलिए जब भी आप क्यूरी लिखेंगे तो लिखते हैं ना सिक्वल में सिलेक्ट, तो इसलिए वो DQL वाली सिलेक्ट जो है हर जगह यूज होगी, हर जगह। तो DQL जो है समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एक ही है तो याद हो गया। मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं कि ये पांचों का मीनिंग क्या है। पहले मैं बता देता हूं आपका DCL और TCL, छोटे छोटे हैं। TCL का मतलब डेटा कंट्रोल लेंगे, मतलब आप डेटा को कंट्रोल कीजिए। केवल 2 ही कमांड है, एक ग्रांट से एक रिवोक। ग्रांट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अब मुझे डेली सिक्वल की क्यूरी चलानी है, रिपोर्ट भेज। देखिए क्या हुआ, ऐसी इमरजेंसी आएगी, मैं छुट्टी पे चला गया, फिर हमारी जगह पर काम कौन करेगा भाई। तो क्या किया मैंने, किसी बंदे को हमने परमिशन को ग्रांट कर दी कि मेरी जगह पर मेरी यूजर से तू चलाएगा, या तुम्हारी यूजर आईडी पे मैंने परमिशन ग्रांट कर, अब मेरी जगह तू चला लेगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे परमिशन क्या करूंगा, रिवोक कर लूंगा, छीन लूंगा। तो यही है ग्रांट का मतलब, अपने जगह पर किसी को परमिशन देना, ग्रांट कर देना, और जब उससे काम निकल गया तो परमिशन को छीन लेना, तो रिवोक हो गया। तो ये होता है ग्रांट और रिवोक। अब तीसरा है TCL, ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने वाली भाषा। कमिट क्या है, कमिटेड मतलब कोई भी आप काम करते हैं, जैसे वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, क्या करते हैं आप, कुछ किए 4-5 चीजें किए, कंट्रोल एस, फिर 4-5 चीज किए, कंट्रोल एस। क्या है कंट्रोल एस, सेव करने का तरीका है वर्ड और डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट को। उसी तरह सिक्वल में आप जब कमांड लिखेंगे, अब कंट्रोल एस की जगह पर आप लिख देंगे कमिट, ये क्यूरी को सेव करने का तरीका है। ठीक है, अब रोल बैक क्या है भाई, अब रोल बैक क्या है, अब जैसे 4-5 यूजर एक ही डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, अलग अलग मशीनों पे, या आपने काम करते करते आपको लगा कि भाई क्यूरी तो मैंने चला दी, लेकिन मैंने कुछ गलती कर दी, तो चलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको क्यूरी चलाने के बाद आपको याद आया कि ये तो चलेगा ही नहीं, तो क्या करोगे आप, रोल बैक कर लोगे। मतलब जो हमने लिखी है ना वो वापस हो जा, फिर से लिख दूंगा। ये हुआ सेव पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर आप कंट्रोल एस करते हो ना, वही है सेव पॉइंट। क्यूरी में आप किसी भी लाइन पे सेव पॉइंट करके जाओ,
ब्रेक पर गए, 2 मिनट के बाद आए, फिर वहां से शुरू कीजिए, वहां तक आपका क्यूरी सेव रहेगा। तो ये है मारिए गोली, ये सब तो केवल समझने की चीजें। जो मेन 2 चीजें है ना पढ़ने वाली, वो ये है आपकी डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन वाली भाषा। डेटा डेफिनेशन का मतलब डेटा को हम डिफाइन करेंगे, उस भाषा का यूज करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? क्रिएट करके, बनाकर, बना दिया, उसमें कुछ अल्टरेशन चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, तो अल्टर का यूज करेंगे, लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए ही नहीं, ड्रॉप का यूज करेंगे, मतलब परमानेंटली उसको ड्रॉप आउट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। ट्रंकेट टेबल तो रहेगा, स्ट्रक्चर तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर का डेटा नहीं रहेगा। ट्रंकेट का मतलब ये होता है। रीनेम, चाहे आप कोई भी चीज बनाइए उसको रीनेम कीजिए। जैसे डेटाबेस बनाया ए नाम से, फिर आप उसको रीनेम कर दीजिए बी नाम से, फिर रीनेम कर दीजिए सी नाम। उसी तरह आप टेबल बनाएंगे, उसको बनाया राम, रीनेम कर दीजिए श्याम, फिर रीनेम कर दीजिए मोहन। तो एक दूसरे का नाम बदलना ही रीनेम कहलाता। तो ये 5 चीज जो है आपको डीडीएल में मिलेगी। डीडीएल मेनली डेटा स्ट्रक्चर का काम करता है, मतलब आपका स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है डीडीएल। जैसे आप घर बना रहे हो, कहीं पर फ्लैट बना रहे हो, तो क्रिएट वाला होगा ना बनाना। फिर आप सोचोगे कि यहाँ हमने गलती कर दी, ये खिड़की इधर होना चाहिए, तो आप अल्टर करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे। फिर सोचोगे दोबारा बनाते हैं, तो पहले ड्रॉप कर दोगे, खत्म कर दिए, फिर से क्रिएट करोगे। तो क्रिएट का मतलब नए तरीके से बनाना, अल्टर का मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना बने हुए चीजों में। ड्रॉप का मतलब परमानेंटली उसको बैनिश कर देना, खत्म कर देना। ट्रंकेट का मतलब जो चीज बनाया है उसका स्ट्रक्चर तो है, लेकिन उसके अंदर का सामान गायब। जैसे किसी ने चोरी किया एक सूटकेस को, सूटकेस के अंदर सामान था, सामान गायब हो गया, सूटकेस पड़ा हुआ, तो वो ट्रंकेट कर लिया सामान का। रीनेम का मतलब किसी भी चीज का नाम बदल देना, ये है रीनेम। अब है डीएमएल। दो ही चीज तो पढ़नी है, डीडीएल जिसके बारे में चर्चा हमने कर ली, दूसरी है डीएमएल, डेटा को मैनिपुलेट करने वाली भाषा। मैनिपुलेट कैसे? 5 रिकॉर्ड था उस टेबल में, 5 और जोड़ दो, मैनिपुलेट कर दिए, 5 की जगह 10 हो गए, 2 को अपडेट कर दो, 3 को डिलीट मार दो, यही तो होता है मैनिपुलेशन। तो इंसर्ट करना मतलब डेटा को ऐड करना, एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा को ऐड कर देना, इंसर्ट कर देना। अपडेट का मतलब जो पहले से रिकॉर्ड उसके अंदर है, टेबल के अंदर है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैंने किसी स्टूडेंट की एज जो है 22 साल लिख दी, लेकिन वो 24 का था एक्चुअली, तब उसको अपडेट कर देना। ये 2 रिकॉर्ड जो है मुझे नहीं चाहिए, ये फालतू की रिकॉर्ड है, डिलीट कर देना। और कभी कभी क्या होता है कि 2 टेबल होते हैं, दोनों का रिकॉर्ड एक ही में आप मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज कर देना। यूनियन जिसको बोलते हैं ना, यूनियन और सब मर्ज कर देना। ये सारे आपको डीएमएल में हो। तो डीएमएल में आप डेटा मैनिपुलेशन करोगे, डालोगे, निकालोगे, फेंकोगे, अपडेट करोगे। और डीडीएल में बनाओगे, बिगाड़ोगे, खत्म कर दोगे, नाम बदल दोगे और सारा सामान गायब कर दोगे। मेन 2 ही चीज पढ़ना है। और डीक्यूएल में एक ही कमांड है, सिलेक्ट। सिलेक्ट तो हर क्वेरी में यूज होगा। तो इतना सारा आपका SQL का कमांड है, लेकिन देखो मैंने कितने छोटे में बताए, याद हो गया सारा चीज। अब इसको हम प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे। सारी चीजें प्रैक्टिकली हम SSMS में क्यूरी लिख कर देखेंगे, कैसे लिखा जाता है, रिजल्ट कैसे आता है, क्या तरीका है। एक चीज आप मान के चलिए कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछा तो आप उसका जवाब ऐसे दे देते हो, पूछते हो कि सवाल क्या पूछा, हमें जवाब कहां से ढूंढना है, दिमाग थोड़ा लगाया, थोड़ा लॉजिक लगाया। तो इसी तरह क्यूरी लिखना ही केवल क्यूरी लिखना ही नहीं है, बल्कि आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके क्यूरी लिख रहे हैं, आप तरीके से क्यूरी लिख रहे हैं। आप जब जनरल कम्युनिकेट करते हो अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से या किसी भी लोगों से, तो उसको उनके अकॉर्डिंग ही आप बात करते हो कि ये इस तरह का आदमी है, इससे इस तरह की बात करते। ये क्या है? आपकी सोचने की क्षमता है, जिस तरह से आप बात करते हो। तो सेम वे में SQL केवल आपको लिखने की क्षमता प्रदान नहीं करता, बल्कि सोचने की, अब सोच के लिखने की, और उसके बाद आंसर पाने की, आंसर में अगर कोई गलती हो गए तो उसकी सुधार करने की, नए तरीके अपनाने की, ये सब सारी चीजें करने की आइडिया जनरेट करता है SQL। SQL है बड़े काम की चीज। आगे देखते हैं हम प्रैक्टिकली इसको कैसे हम
क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी कैसे लिखें, एसएसएमएस को ओपन करना, उसके इंटरफेस को समझना, और उस एसएसएमएस के स्क्रीन पे एडिटर कहाँ है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो सारी इंटरफेस को समझना, फिर क्यूरी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए, और फिर धीरे धीरे बने रहिए मेरे साथ। तो ये है मेरा विंडोज प्लेटफॉर्म। इस पे क्या करना है, यहाँ तो मेरा आइकन बना हुआ है एसएसएमएस का। आप भी आइकन नहीं हो तो आप सर्च करके भी उसको आप जो है ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से पहले क्लोज बार कर लेता हूँ। ये विंडो को मैंने क्लोज कर ली है स्टार्टिंग से मैं। तो चलिए, ये है मेरा विंडोज प्लेटफॉर्म। यहाँ से मैं एसएसएमएस को ओपन करता हूँ। अभी मेरे को आइकन नहीं दिख रहा इसके डेस्कटॉप पे एसएसएमएस का कोई आइकन नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च पर जाते हैं और लिखते हैं एसएसएमएस। देखिए, जैसे ही एसएसएमएस मैंने यहाँ सर्च किया, सिक्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 22, आपने डाउनलोड किया हुआ 25, कोई बात नहीं, आपके पास तो और भी बढ़िया वाला लेटेस्ट वर्जन है। तो ये 22 वर्जन है। हम यहाँ से क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और ओपन। मैं ओपन ही कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकते हो, सीधा ओपन करना। देखते हैं ओपन होने के बाद क्या दिखता है, कैसे दिखता है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, लेकिन यहाँ डाउनलोड होने के बाद ओपन करेंगे तो ये ब्लू स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन। ये देखिए, अब जैसे ही ओपन हुआ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे एक विंडोज यहाँ सेंटर में दिखेगा, जहाँ पे आपको कहता है कि आप अपना साइन इन कीजिए, मतलब अपना लॉगिन कीजिए, सर्वर से कनेक्टेड होइए, ये कहता है। इसीलिए आपको सिक्योर सर्वर पहले मैंने डाउनलोड करवाया था, इसी वजह से। और ये एडिटर है, तो एडिटर को अपने आप थोड़ी ना पता चल जाएगा, ये भगवान थोड़ी ना बैठा है, अपने आप पता चल जाएगा कि भाई मैं कनेक्टेड हूँ सर्वर से। नहीं, इसको भी कनेक्शन चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा सर्वर नेम अपने आप आ रहा है, तो मैं सीधा ये कनेक्ट पर क्लिक कर दूंगा, मैं कनेक्टेड हो जाऊंगा। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया है भाई, सीधा कनेक्ट कीजिए, हमारी तरह आगे बढ़ जाइए। लेकिन इन केस अगर ये सर्वर का नाम आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, सीधा ब्राउजर पे जाओगे, ब्राउजर पे जाके लोकल पे जाओगे, यहाँ पे जो आएगा वो सर्वर का नाम ही होगा। तो आप यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट करके अब सीधा कनेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो ये अभी नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है क्यों, अब मैं हिस्ट्री में गया, ये है डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और मेरा कनेक्शन हो जाएगा। आपका कनेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैंने एक बार सेट कर लिया ना वहाँ से कनेक्ट करके, इस वजह से एरर दिखा रहा था। कोई बात नहीं, फालतू की चीजें अगर स्क्रीन पर देखे तो उसको खत्म करके रखो। अब देखिए, ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये आपका मेनू बार है, कुछ उसके ये ऊपर का मेनू बार है, कुछ शॉर्टकट है, और ये न्यू क्यूरी है। न्यू क्यूरी इसलिए है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन खुलेगी, उसी स्क्रीन पे आपको क्यूरी लिखना है। यहाँ पे आपको सिक्वल की क्यूरी लिखनी है, ठीक है। और ये डेटाबेस है, और डेटाबेस का फोल्डर भी देख सकते हैं आप। जब मैं डेटाबेस को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं कितने डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3, ये 3 डेटाबेस कस्टम डेटाबेस है जो कि मैंने बनाए थे। लेकिन सिस्टम के भी कुछ डेटाबेस पहले से बने होते हैं। वो क्या होते हैं, जब सिस्टम डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे तो ये 4 डेटाबेस देखते हैं ना, सिलेंडर जैसा आइकन बना हुआ है, उसी को डेटाबेस कहते हैं। तो ये डेटाबेस बना हुआ है, ये 4 जो बना हुआ है ये सिस्टम वाले डेटाबेस है, और ये 3 जो है ये कस्टम डेटाबेस है जो हमने बनाए थे। तो आप भी बनाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे, जहाँ पर मैंने 3 बनाए वहीं पर आपका वही दिखेगा, ठीक है। तो सिस्टम डेटाबेस में हमने कुछ भी नहीं करना, छूना तक नहीं, क्योंकि सिस्टम इसी से कनेक्टेड है। कैसे बनाया हुआ है उतनी तो हमारे पास ज्ञान है नहीं, हम छेड़ते ही नहीं गलत चीजों को, तो खराब ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बना, तो इस लेफ्ट साइड में आपका जो है ऑब्जेक्ट का एक्सप्लोरर है,
इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आप देखोगे कि डेटाबेस इधर होता है। अब इसको क्लिक करोगे तो इस डेटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल होगा। मैंने बताया था शुरू में कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा जो टेबल के अंदर होता है उसको डेटाबेस में रखते हैं, क्योंकि डेटाबेस एक अलमीरा जैसा होता है, डिजिटल अलमीरा जिसको फाइल सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर डेटा को रखा जाता है। और डेटा रहता है कैसे, रोज कॉलम में। रोज कॉलम कहाँ होता है, टेबल में। दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर टेबल रहता है, टेबल के अंदर क्या होता है, डेटा रहता है। तो टेबल कहाँ रहेंगे, डेटाबेस। तो इस डेटाबेस में ये टेबल है, टेबल को क्लिक करेंगे तो अगर इसके अंदर टेबल होगा तो बहुत सारे टेबल दिख जाएंगे। ये देखिए ये सारे टेबल दिख रहे हैं। ये डेटा जैसा आइकन बना हुआ ना, ये टेबल है, ये सारे टेबल दिख रहे हैं। तो डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, साथ में आपका व्यूज भी होगा। ये व्यूज क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। और स्टोर प्रोसीजर्स भी होता है, वो प्रोग्रामेबिलिटी फोल्डर है, इसके अंदर दिखेगा ये स्टोर प्रोसीजर। जो स्टोर प्रोसीजर होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ये स्टोर प्रोसीजर बना हुआ। स्टोर प्रोसीजर एक्चुअली में होता क्या है, ये एक्चुअली जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोज बनाते हैं ना, वीबीए मैक्रोज, उस तरह का एक टेम्पलेट बना हुआ होता है। ये कुछ सिस्टम वालों ने अपनी स्टोर प्रोसीजर बना रखी है पहले से, और उस स्टोर प्रोसीजर का यूज कीजिए और अपने काम को आसान कर लीजिए। तो ये आपके आसान के लिए दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से इधर लेफ्ट साइड में आपको दिया होगा, और साथ में ये कनेक्शन की विंडो दी होगी कि आप डेटाबेस इंजन से कनेक्ट करना चाहते हो, जी हाँ मैंने उसी से कर रखा है, या एनालिसिस सर्विस करना चाहते हो, या इंटीग्रेशन या रिपोर्टिंग सर्विस करना चाहते हो तो यहाँ से भी रिपोर्टिंग सर्विस भी यूज कर सकते हो। तो ये सब सारी चीजें। और ये राइट साइड में ये जो है ये आपका क्यूरी विंडो है, ऐसा विंडो है, वहां पर आप सिक्वल की क्यूरी लिख सकते हैं। तो हम सब चीज यहां पर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, मतलब डीडीएल का कमांड यूज करेंगे। डीडीएल का कमांड यूज करेंगे, यहां लिखेंगे डीडीएल कमांड, डीडीएल का कमांड यूज करेंगे। ये हमने कमेंट भी लिख दिया, डबल हाइफन देंगे कोई भी सेंटेंस के आगे तो वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब होता है जब आप इसको रन करोगे तो रन नहीं करेगा। ये आपके पहचान के लिए कमेंट होना जरूरी है, देना चाहिए। प्रोफेशनल लोग इसलिए देते हैं क्योंकि बड़े बड़े उनके क्यूरी होते हैं, और प्रोग्रामिंग में भी बड़े बड़े कोड लिखे होते हैं तो क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं। तो कमेंट बहुत ज़रूरी है, नेग्लिजेंसी मान के मत चलिए, कमेंट बहुत ही आपके फायदेमंद की चीज़ है। अब डीडीएल कमांड, डीडीएल कमांड हमारे पास क्या क्या था, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर नोट लिख देता हूँ कि मेरे पास डीडीएल कमांड कौन कौन से थे। मेरे पास थे क्रिएट, था ना, क्रिएट, क्रिएट करना। उसके बाद अल्टर था, उसके बाद क्या था, ड्रॉप था, उसके बाद क्या था, रीनेम था, उसके बाद क्या था, ट्रंकेट था। इतने डीडीएल के कमांड थे 5। इसी पांचों कमांड की यहां पर हम क्यूरी लिखेंगे। कैसे मदद करता है ये पांचों कमांड, असल में करता क्या है, तो चलिए पहले हम बनाते हैं डेटाबेस। डेटाबेस ही नहीं बनेगा, टेबल कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि टेबल को रहने की जगह तो डेटाबेस है। घर रहेगा तभी तो आदमी उसमें अंदर आएगा, जब घर ही नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ से जाएगा। तो डेटाबेस एक घर है और टेबल लोग हैं उसके अंदर रहने वाले। तो पहले तो घर बनाइए। तो चलिए हम डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट, क्रिएट क्या, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम अपने से रख दीजिए। मैं क्या रखूँ अपने से नाम, मैं ले लेता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, अपने से नाम लिख दीजिए, बस हो गया। यही लिखना है आपको, क्रिएट डेटा बेस। ये क्रिएट डेटाबेस हमने लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हाँ क्रिएट डेटाबेस लिख दिया। अब मैं देखता हूं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा जूम, कुछ और होगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं, सेटिंग में देखते हैं कुछ है जूम का।
जूम का ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा होगा आपको। तो क्रिएट डेटाबेस टेस्ट प्रोजेक्ट के जगह पर आप कुछ भी नाम देख सकते हो। आप कुछ भी नाम लग दो, जैसे मैंने लिख दिया प्रैक्टिस सेशन, ऐसे भी नाम रख सकते हो आप। हाइपन अंडरस्कोर देकर भी नाम रख सकते हो। तो मैंने नाम रख दिया प्रैक्टिस सेशन। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए और ये एग्जीक्यूट का बटन ये दे रखा है ना, इसको दबा दीजिए। दबाने से आपका सिलेक्टेड जो लाइन था क्यूरी का वो रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हुआ तो कुछ हुआ होगा, क्योंकि हमने डेटाबेस बनाया था और डेटाबेस का नाम है प्रैक्टिस सेशन। तो डेटाबेस तो बन गया, क्योंकि नीचे आ गया ब्लैक में। ब्लैक का मतलब सब कुछ बढ़िया है। जैसे ही रेड यहाँ देखिए, समझ आइए कि गड़बड़ है, मतलब एरर है। तो यहाँ ब्लैक दिख गया, सब कुछ बढ़िया है। तो डेटाबेस हमने प्रैक्टिस सेशन बनाया था, लेकिन हम डेटाबेस लेफ्ट साइड में होना तो चाहिए था, जैसे 3 डेटाबेस पहले से पड़े हैं, बिल्कुल होना चाहिए था भाई। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो कहाँ रिफ्रेश करेंगे? यहाँ पर नहीं, आपने बनाया डेटाबेस, तो डेटाबेस वाले फोल्डर पे जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे आपका देखिए ये आ गया प्रैक्टिस सेशन आ गया। तो ये क्रिएट का मतलब है। प्रैक्टिस सेशन अब डेटाबेस आ गया। अब क्या करेंगे? अरे गलती हो गई, मैंने मैं इसका नाम रख देता हूं टेस्ट प्रैक्टिस। रिनेम करना है, तो क्या करेंगे हम? रिनेम करना है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। किसमें? जो प्रैक्टिस सेशन डेटाबेस बन चुका है उसमें। तो हमें क्या करना होगा? अल्टर करना होगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन चेंजेस के लिए अल्टर करना होगा। तो लिखेंगे अल्टर। क्या अल्टर करेंगे भाई? किस में अल्टर करेंगे? डेटाबेस में। तो यहाँ लिखेंगे डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस था भाई? तो हमारे पास डेटाबेस था प्रैक्टिस सेशन। इसमें क्या अल्टर करेंगे? रिनेम करेंगे। तो रिनेम करने के लिए सिक्वल सर्वर में हमें लिखते हैं मॉडिफाई नेम। मॉडिफाई नेम इक्वल, क्या नाम लिखते हैं? यहां लिख देते हैं टेस्ट डेटाबेस या टेस्ट डीबी, इतना लिख देते हैं। ऐसे लिख देते हैं टेस्ट डीबी। ठीक है। अब हमने क्या किया है यहां पर? अल्टर डेटाबेस। डेटाबेस को आप अल्टर कर दीजिए, मतलब मॉडिफिकेशन कर दीजिए। कौन सा डेटाबेस? प्रैक्टिस सेशन जो हमने बनाया था। तो उसको मॉडिफाइड नेम लिख दीजिए। तो ये हमने मॉडिफाइड नेम यहां पर दे दिया। ठीक है, ये मॉडिफाइड नेम दे दिया, ये ऐसे। ठीक है, हमने उसका नाम चेंज कर दिया। तो यहां रिनेम नहीं लिखा जाता, यहां पर मॉडिफाई लिखा जाता है जब आप सिक्वल सर्वर में काम कर रहे हो। तो अगर पोस्ट ग्रे इसके सिक्वल में काम कर रहे हो तो उस समय रिनेम टू होता है। थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होती है, 5-10% की। बाकी 90% सिक्वल में आप ओरेकल में चला लीजिए, माई सिक्वल में चला लीजिए, पोस्टग्रे सिक्वल चला लीजिए, सिक्वल सर्वर चला लीजिए। जो 5-10% जो डिफरेंस होती है वो टर्मिनोलॉजी में या सिंटेक्स में होती है। इन चारों में डिफरेंस होती है। तो किसी ने एक को सीखना ही होगा, तो हम सिक्वल सर्वर सीख रहे हैं। तो मॉडिफाई नेम हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेशन न रखे टेस्ट डीबी हो जाए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब आप पूछेंगे सिलेक्ट कर रहे हैं क्यों? ऐसे भी तो एग्जीक्यूट चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन ऐसे एग्जीक्यूट चलाएंगे तो यहाँ पर हमने 2 लाइन लिखी थी, ये वाली भी लिखी थी और ये वाली भी लिखी थी। तो ये दोनों चल जाएंगे। दोनों चल जाएंगे तो पहला वाला तो जो पहले हम बना चुके हैं दोबारा रन करेंगे तो इधर देगा, कहेगा भाई आपने तो पहले ही बना चुका है, तो इधर देगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जिस लाइन को हमें चलाना हो उसी लाइन को आप सेलेक्ट कीजिए। एग्जीक्यूट, ये बहुत अच्छी सुविधा दे रखा है सिक्को सर्वर वालों ने।
एग्जीक्यूट कीजिए। अब जैसे एग्जीक्यूट किए, काले में लिखा हुआ है, पढ़िए मत, टाइम वेस्टिंग है। काले में लिखा है दैट मीन बढ़िया है, लाल आएगा तब पढ़िएगा कि क्या गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो काले में लिखा हुआ है इसका मतलब बढ़िया है। अब हमने क्या किया था, रीनेम कर दिया था। रीनेम कर दिया था क्या, कि प्रैक्टिस सेशन जो नाम था वो टेस्ट डीबी हो जाए उसका नाम। तो यहाँ तो अभी प्रैक्टिस सेशन ही दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर जाकर यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। अब रिफ्रेश किया, प्रैक्टिस सेशन तो है ही नहीं, टेस्ट डीबी आ गया, क्योंकि हमने इसको रीनेम कर दिया था। तो इस तरह से रीनेम कर सकते हैं। एक चीज और भी रीनेम करने का होता है, वो होता है स्टोर प्रोसीजर, जो सिक्को सर्वर वालों ने सिस्टम के थ्रू बना हुआ है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल यूज कर सकते हैं। वो यूज क्या है, एग्जीक्यूट। जब भी स्टोर प्रोसीजर को आप रन करेंगे तो एग्जीक्यूट लिखना होगा। आप एग्जीक्यूट ऐसे भी लिख सकते हैं या शुरू के 4 करेक्टर भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट क्या, जो रीनेम करने का बना हुआ है ना इसका स्टोर प्रोसीजर, उसका नाम, तो उसका नाम है एसपी रीनेम डीबी, ये लिखा हुआ है। तो एसपी के साथ क्या है, अंडर स्कोर है। ठीक है, एसपी रीनेम डीबी आ गया। एसपी रीनेम डीबी क्या है, स्टोर प्रोसीजर है जो सिस्टम द्वारा बनाया हुआ है। कौन से डीबी को रीनेम करना है, तो हमारे पास डीबी तो ये है, अब टेस्ट डीबी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहां पर हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको रीनेम करना है भाई। अब रीनेम किस में करना है, तो रीनेम करना है अब हमको किसमें, तो यहां पर हम लिखेंगे, दूसरा नाम दे दीजिए, तो यहां ले देते हैं ORI डेटा बेस, ये दे देते हैं नाम। हमने क्या नाम दे दिया कि ORI मतलब ओरिजिनल का शॉर्ट फॉर्म, ओरिजिनल डेटाबेस, ये रीनेम कर दीजिए। अब टेस्ट डीबी को रीनेम करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो हमारे पास है नहीं, पहले ही रीनेम कर चुके। अब इसको रन करने के लिए हमें इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसी लाइन को। अब ये क्या लिखा हुआ है, काले में आया, छोड़ दीजिए, काला वाला सही है। अब देखते हैं कि यहाँ रिफ्रेश करेंगे, फिर हमने नाम क्या डाला, ORI डेटाबेस, यहाँ पर रिफ्रेश आएगा। अब देखिए ORI डेटाबेस। तो आप स्टोर प्रोसीजर का यूज करके भी रीनेम कर सकते हैं या अल्टर करके भी रीनेम कर सकते हैं। तो हमने पहले अल्टर करके रीनेम किया, मॉडिफिकेशन जहां हो अल्टर का यूज कीजिए। और हमने मॉडिफाई नेम से भी रीनेम किया, और स्टोर प्रोसीजर का यूज करके भी हमने डेटाबेस को रीनेम किया। अब मुझे क्या चाहिए, ड्रॉप चाहिए, मतलब इसकी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे ड्रॉप। क्या ड्रॉप करेंगे, डेटाबेस। डेटाबेस कौन सा डेटाबेस, ये ओरिजिनल डेटाबेस। तो यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे, और ये यहां से इसकी जो है कोटेशन मार्क हटा देंगे। अब ड्रॉप डेटाबेस, इसको ड्रॉप करना है, ORI को। तो जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उसी लाइन को चलाएंगे, इसलिए सिलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा, अब ये ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कह दिया कि ड्रॉप करो। ये एरर देगा, अभी कह रहा इश्यू तो नहीं फाउंड है, लेकिन देखते हैं ड्रॉप हुआ कि नहीं, मैसेज तो आया नहीं। तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, अभी है, ड्रॉप नहीं हुआ। क्यों ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए आया ना ORI डेटाबेस, बिकॉज इट इज इन करेंटली यूज। मैंने कहा था ना, जब लाल रंग की लिखी हुई आए ना मैसेज, तभी आप पढ़ो। कह रहा है कि ORI डेटाबेस जो आप डिलीट करना चाह रहे होते, ड्रॉप करना चाह रहे थे, वो करंट में आप उसी को यूज कर रहे हो, उसी को ड्रॉप कर रहे हो। सही कह रहा है। ये कालिदास वाली कहानी हो गई कि जिस डाली पर बैठे हो उसी को आप काट रहे हो। तो हम तो बेवकूफ थे, लेकिन ये सिस्टम बेवकूफ थोड़ी ना, वो बता रहा है कि भाई जिसमें है उसी को ड्रॉप कर रहे हो। मतलब जिस घर के अंदर बैठे हो उसी घर को तोड़ दो, पहले घर से बाहर निकलो तो तुम मर जाओगे। सिस्टम बता रहे, बताइए, देखिए सिस्टम हमसे कितना होशियार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घर से बाहर आना पड़ेगा, मतलब इस डेटाबेस से बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए क्या करेंगे, ये डेटाबेस का नाम है, यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई दूसरा डेटाबेस का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा डेटाबेस का नाम सेलेक्ट कर लिए।
अब हम इसको रन करते हैं, क्योंकि अब हम ORI डेटाबेस में नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए अब कर रहा है, काले में आया, काले में लिखा है, दैट मीन बढ़िया है। अब ये ड्रॉप हो गया। क्या करेंगे, डेटाबेस पर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखेंगे ORI डेटाबेस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरह से हम DDL कमांड का यूज करेंगे, किसमें, डेटाबेस को क्रिएट करने में, अल्टर करने में, रीनेम करने में और ड्रॉप करने में। 4 चीजें बताई, एक ट्रंकेट नहीं बताया, क्योंकि ट्रंकेट का मतलब होता है जैसे सूटकेस में बहुत सारा माल था, चोर आया, माल ले गया, सूटकेस छोड़ गया। तो जो भी हम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो टेबल के अंदर पहले डेटा डालेंगे तब ना। ट्रंकेट करेंगे तो डेटा गायब हो जाएगा, टेबल छोड़ जाएगा। तो इसके लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी। और डेटा कब बनेगी, जब टेबल बनाएंगे। तो डेटा मैनिपुलेशन में वो होगा ट्रंकेट। लेकिन है ये DDL का मान, लेकिन काम आता है DML के अंदर। देखिए ये दोस्ती बनाए हुए। तो ये हो गया आपका DDL। ये हमने डेटाबेस के साथ काम कर दिया। बाकी के 4 तो हमने आपको बता दिया, क्लियर, क्रिएट बताया, अल्टर बताया, ड्रॉप बताया और रीनेम बताया। यही चारों काम हम अब टेबल के साथ करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमें पहले डेटाबेस होना चाहिए। तो चलिए एक डेटाबेस बनाने के लिए ये पहली लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटाबेस बना लेते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं हम डेटाबेस को। तो ये मेरे पास आ गया प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लिया। अब हम सारे को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये चल जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, बहुत सारा लाइन है कमेंट करने को, तो हम ऐसे करते हैं, ये सारी की सारी लाइन एक बार में कमेंट हो गई। सिंगल सिंगल लाइन करना है तो डबल हाइफन देना पड़ेगा, और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो स्टार्टिंग में स्लैश स्टार स्टार स्लैश ऐसे करके आपको डालना पड़ेगा, तो मल्टी लाइन कमेंट। तो ये तो हो गई आपकी डेटाबेस की कहानी। अब चलते हैं टेबल बनाने के लिए। है तो DDL के अंदर ही, तो टेबल बनाएंगे तो लिखेंगे वही क्रिएट, जैसे डेटाबेस बनाए थे, क्रिएट टेबल। जैसे क्रिएट डेटाबेस करते थे उसी तरह से क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम आप बताइए, बताइए बताइए। अच्छा EMP बोले आपने, एम्प्लॉय बोले आप, ठीक है। तो टेबल बनाइए एम्प्लॉय नाम से। तो टेबल ऐसे बनेगा, जब तक कोई कॉलम नहीं होगा कैसे बनेगा, कम से कम एक कॉलम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम का नाम रखता हूँ, और जो भी कॉलम का नाम रखोगे आप ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर रखोगे। तो चलिए मैं नाम रखता हूं क्या, EID, मतलब एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ID कॉलम बनाया, एम्प्लॉय ID नाम होगा। लेकिन उसमें किस तरह के डेटा टाइप के वैल्यू होंगे, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीजर। एक कॉलम हो गया। अब कॉमा दीजिए तभी दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो मैं सोचता हूँ अब ई नेम मतलब एम्प्लॉय का नाम, दूसरा कॉलम बना रहे हैं। ये किस टाइप का कॉलम होगा, करेक्टर टाइप का होगा ना, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप को सिक्वल में लिखते हैं वैर कैर। कितने करेक्टर का होगा, मैं लिमिट कर देता हूं कि भाई आप 20 करेक्टर से ज्यादा का नाम आप मत डालना। अब आगे आप बनाना है, जी हाँ बनाना है। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम इनकम। इनकम किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। इसको भी आप अब क्या करिए, छोड़ दीजिए। अब मुझे कॉलम नहीं बनाना है, मुझे तीन ही कॉलम बनाना है। तो मैंने तीनों कॉलम का नाम लिख दिया और उसकी डेटा टाइप लिख दी। कॉलम नहीं बनेगा तो टेबल नहीं बनेगा। अब तीनों को लिख दिए, लास्ट में आप कॉमा नहीं डालिएगा, क्योंकि आगे के कॉलम आपको बनाने नहीं है। जब बनाने होंगे तो कॉमा डालिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। और ये तीनों कॉलम डेटा टाइप कॉमा कॉलम नेम डेटा टाइप कॉमा कॉलम नेम डेटा टाइप ऐसे डालना होगा। अब सारे को आप स्मॉल ब्रैकेट में, मतलब राउंड ब्रैकेट में अंदर रखिएगा। इससे पहचान होता है कि आप क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बनाइए जिसके अंदर ये सारे कॉलम है और इसी डेटा टाइप के। इस तरह से टेबल बनता है। अब मैं इसको क्या करूंगा,
रन करूंगा। रन करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये टेबल रन होके जाएगी कहाँ, बताइए, कमेंट में डालिएगा। ये जाएगी डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस कौन सा, जो हमने बनाया था ना प्रैक्टिस सेशन, तो प्रैक्टिस सेशन यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रैक्टिस सेशन। तो वहाँ ड्रॉप डाउन से जाइए, प्रैक्टिस सेशन सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो ये कहीं और जाके बन जाएगा, आप ढूंढते रहोगे मैंने बनाया था मैंने बनाया था, कहाँ है, तो ढूंढते रह जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए, यहाँ पर डेटाबेस का नाम ड्रॉप डाउन में अवश्य सिलेक्ट करें, उसके बाद बनाइए। अब सिलेक्टेड है हमारा ये लाइन, अब एग्जीक्यूट करें। अब ये काले में आएगा लिखा, मतलब जो आप रन करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ जरूर आएगा कि आप सही है कि गलत। काला में आएगा तो सही है, लाल में है तो गलत। तो लाल आएगा तो पढ़िए क्या गलती हुई तो उसको सुधारिए। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल हमने बना ली और उसके अंदर 3 कॉलम बनाया था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और इनकम। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि भाई हमारे पास टेबल जो था वो हमने कहाँ बनाया था, प्रैक्टिस सेशन डेटाबेस के अंदर। तो प्रैक्टिस सेशन डेटाबेस के अंदर हम यहाँ जाते हैं और टेबल में देखते हैं कि आना चाहिए इसका नाम, एम्प्लॉय नेम से टेबल होना चाहिए। देखिए आ गया ना, dbo.employ। ये dbo क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू में पूछते हैं ये सवाल। तो ये तो टेबल बन गया, टेबल तो बनाया, लेकिन टेबल दिखता कैसे है भाई, वो काम करेंगे जब डीएमएल करेंगे तब। टेबल हमने बना लिया। अरे इस टेबल का नाम एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयज होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज होना चाहिए, एस यहाँ पर ऐसे जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अब ऐसे करेंगे तो थोड़ी ना बनेगा। हमें एग्जिस्टिंग डेटा को, टेबल को रीनेम करना, जैसे डेटाबेस रीनेम किए थे उसी तरह इसको रीनेम करना है। तो कैसे करेंगे, अल्टर का यूज करेंगे, क्योंकि रीनेम करने में, मॉडिफिकेशन करने में, कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंजेस करने में हमें अल्टर का यूज करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, अल्टर, नीचे लिखिए अल्टर। क्या अल्टर करेंगे, इस बार टेबल को अल्टर करेंगे। तो अल्टर टेबल, कौन सा टेबल भाई, एम्प्लॉय टेबल जो हमने अभी बनाए थे। क्या अल्टर करेंगे बताइए, इसको रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करेंगे, तो टेबल का रीनेम के लिए हमारे पास शॉर्टकट है, एग्जीक्यूट, मतलब स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है। क्या, एसपी रीनेम, डीबी वाला नहीं, डीबी वाला से आप डेटाबेस के रीनेम होगा। तो हमारे पास कौन सा एम्प्लॉय था, ये टेबल था एम्प्लॉय। अब इसको रीनेम करके हमने क्या बनाया, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज बना दिया। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं कि एम्प्लॉय जो पहले से उसका नाम चेंज करके एम्प्लॉयज कर दीजिए। अब आप सोचेंगे यहाँ पर डबल कोड दिया था या सिंगल कोड दिया, आप डबल कोड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कोड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेलेक्ट कीजिए, अब इसको रन कर दीजिए। अब रन कर दिए, काले में आया ना, बस बढ़िया है। अब देखते हैं कि भाई, अब इस डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं ताकि इस डेटाबेस के अंदर जो भी चीजें हैं वो यहाँ आ जाएगी। अब देखते हैं टेबल का नाम एम्प्लॉयज हुआ या नहीं। यह देखिए एम्प्लॉयज हो गया। तो इस तरह से आप टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। एक अल्टर करने वाली चीजें आपको भी बताता हूं। मैं चाहता हूं कि अभी हमारे पास क्या था, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट डीक्यूएल कमांड, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। जब भी आप डेटा के बारे में क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी का मतलब क्वेश्चन, सवाल आप पूछेंगे, तो उसमें सिलेक्ट का यूज करना जरूरी है। तो सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सभी, जितना भी हो सभी। फॉर्म कहां से, टेबल से। कौन सा टेबल, तो हमारे पास था एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज हो गया। अब एम्प्लॉय टेबल तो नहीं हुआ। अब हमारे पास वो टेबल का नाम एम्प्लॉयज हो गया। आप एम्प्लॉयज करके चलाइए, चलेगा नहीं चलेगा, लाल में आ गया, एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि सिस्टम को मालूम है आपने रीनेम किया था। अब एम्प्लॉयज करके चलाइए, देखिए चल गया, लाल में नहीं आया।
तो हमने जो टेबल बनाए थे उसके अंदर 3 कॉलम बनाए थे, ई आई डी, ई नेम, इनकम, ई आई डी, ई नेम, इनकम। सही है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसमें एक कॉलम और ऐड करूं, एज, मतलब चेंजेस करने हैं ना बने हुए टेबल में। तो जो इस तरह के चेंजेस के लिए हम करते हैं अल्टर। तो अल्टर टेबल, कौन सा टेबल? एम्प्लॉयज टेबल। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? एज कॉलम को ऐड करेंगे, और वो एज कॉलम इंटीजर टाइप का होगा, इतना लिखेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद रन करेंगे। अब काले में आ गया, मतलब सही है। अब देखते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम हुए कि नहीं। जी हाँ, अब ये 4 कॉलम का हो गया है। लेकिन मुझे फिर बाद में याद आया कि नहीं, मुझे एज नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? ड्रॉप करना पड़ेगा, बिल्कुल परमानेंटली एज कॉलम हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? फिर अल्टर करेंगे, तभी तो ड्रॉप करेंगे। तो लिखेंगे फिर अल्टर टेबल एम्प्लॉयज, क्या करेंगे? ड्रॉप। क्या ड्रॉप? कॉलम। कौन सा कॉलम का नाम था? एज था। अब क्या होगा? काले में आया, दैट मीन सही है। अब ये कॉलम ड्रॉप हो गया, मतलब एज नहीं दिखेगा अब कॉलम। फिर रन कीजिए, देखिए 3 ही चीज दिख रही है। तो इस तरह से आप अल्टर कर सकते हैं। अब मुझे टेबल को ही ड्रॉप करना है, क्योंकि हमने देख लिया क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ड्रॉप। टेबल के साथ भी ड्रॉप करना है, बच गया। तो यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉप क्या? टेबल। उस समय ड्रॉप डेटाबेस था, इसलिए टेबल डेटाबेस को ड्रॉप किए। अब ड्रॉप टेबल क्या? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज टेबल। एम्प्लॉयज टेबल को आप ड्रॉप कीजिए। तो इसको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। काले में आया, मतलब सही है। अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं एम्प्लॉयज टेबल है कि नहीं। अब टेबल के अंदर जाकर देखते हैं, देखिए कोई टेबल नहीं। तो इस तरह से जो है आप टेबल बना भी सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, टेबल के अंदर के डेटा को देख सकते हो। कुछ भी चेंजेस करना हो, अल्टर का यूज करें। कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हो, और पूरे टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरह से जो है हम DDL का कमांड हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? यहां से हटाकर और यहां लगा देते हैं, ताकि ये पूरी कमेंट में आ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? DML कमांड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? DML कमांड। DML कमांड में कौन कौन से थे? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यही कमांड थे DML के। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और DML का यूज होगा टेबल के अंदर, और टेबल कहाँ होगी? डेटाबेस के अंदर। तो हमारा डेटाबेस प्रैक्टिस सेशन है। टेबल के अंदर टेबल जो था वो मैंने ड्रॉप कर दिए थे। अब मुझे नया टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए क्रिएट यूज करेंगे, जो कि क्रिएट DDL कमांड है। जैसे ये मैंने ये बनाए थे, तो चलिए मैं इसी को सेलेक्ट करके इसकी कॉपी करके एक पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं पहले इसको टेबल बनाता हूँ, और एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ। क्या? एज। एज भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और कॉलम ऐड कर लूँ, और मैं कॉलम नहीं रहने दो ऐसी। ठीक है, अब ये टेबल हो गया। अब इसको रन करना पड़ेगा, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और रन कीजिए। अब ये काले में आया, दैट मीन बढ़िया है। अब देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेशन डेटाबेस के अंदर बनाया है। और टेबल के अंदर DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बन गया टेबल। ठीक है, अब ये टेबल हमारा बन चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे? DML का कमांड पढ़ेंगे। DML का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन। डेटा को आप मैनिपुलेट करेंगे।
तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। मतलब अभी जो हमारे पास जो देख रहे हो आप देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब इसको आप रन करो। अभी क्या है, केवल स्ट्रक्चर है, 4 कॉलम का स्ट्रक्चर है। अब ये 4 कॉलम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डेटा ही नहीं, तो डेटा हमें इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करेंगे हम इंसर्ट इनटू, ये कमांड है इंसर्ट इनटू, किसमें, टेबल में। तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, तो टेबल के कॉलम क्या थे, यहां लिखेंगे ई आई डी था, ई नेम था, नीचे आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेना, और एज था। इंसर्ट कीजिए इनटू टेबल का नाम, किस टेबल में इंसर्ट कीजिए, जिस टेबल के अंदर ये 4 कॉलम है। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज। क्या कौन से वैल्यूज, पहले ई आई डी मैंने डाल दिया 5। उसके बाद है ई नेम, नेम तो करेक्टर टाइप का होगा, तो करेक्टर टाइप को आप लिखोगे तो कोट के अंदर लिखना, तो यहां लिखना सुंदर लाल। ठीक है, उसके बाद कॉमा, 2 हो गए। अब है इनकम, इनकम तो इंटीजर होता है, तो यहां लिख लीजिए 2055। उसके बाद है एज, एज भी इंटीजर है, तो यहां लिख दिया उन्हें 1960। बस 4 कॉलम थे, तो चारों कॉलम के वैल्यू रख दिए। इस तरह से लिखना पड़ेगा कि इंसर्ट कीजिए इस टेबल में, ये टेबल में ये 4 कॉलम है, ये वैल्यू इंसर्ट कीजिएगा 5, एम्प्लॉय आईडी की जगह सुंदरलाल, ई नेम की जगह इनकम 2500, और 19 एज की जगह। अब इतना आप सेलेक्ट कीजिए, आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। काले में आया, दैट मीन सही है। अब इसका मतलब होता है दिखाइए एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या क्या है, सारा चीज दिखाइए। यहां से हमने रिसर्च कर लिया, देखिए एक तो इस टेबल के अंदर सारा चीज दिखाइए। तो हमने देखा कि एक रिकॉर्ड इसके अंदर एंट्री है, जो हमने अभी एंट्री की थी। मैं चाहता हूं कि फिर और एंट्री करूं, तो फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर रन कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर रन कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर रन कीजिए। ऐसे ऐसे मैंने 5-6 बार कर दिया। अब इसको देखता हूं कि कितनी एंट्री हो गई भाई, तो इसमें देखिए 8 एंट्री हो गई, 8 रिकॉर्ड। अब मुझे चाहिए कि और भी एंट्री करूं, तो क्या करूंगा, फिर इसको कॉपी कीजिए, यहां से कॉपी कीजिए, कोमा कीजिए, पेस्ट कीजिए, कोमा कीजिए, पेस्ट कीजिए, और यहां पर आप, हाँ ये हो गया। अब यहां पर आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोमा को हटा दिया, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट है, इसलिए हटा दिया। अब तीनों को इकट्ठे वाल ले जाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, चल गया। 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले लाइन के लिए 1 रो, बीच वाले लाइन के लिए 1 रो, नीचे वाले लाइन के लिए 1 रो। अगर ये 5 लाइन होते तो 5 बार 1 रो। ये सिस्टम का, हमें क्या टेंशन है, सिस्टम अपना समझे, हमें तो एंट्री करना है, तो हम एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। अब जाके देखो कितने आ गए, तो ये देखिए हमने डेटा इसमें कितने कितने डेटा ऐड कर दिए, 11 रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया 11 रिकॉर्ड। लेकिन क्या मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा हर बार, मैं चाहता हूं कि ये जो फालतू जो चीजें हैं ना, इसको हटा दो। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। जो कॉलम का नाम लिखे थे ना, वो हटा सकते हो। और इसको सीधा कॉपी कीजिए, कोमा दीजिए, पेस्ट कीजिए, कोमा दीजिए, पेस्ट कीजिए, कोमा दीजिए, पेस्ट कीजिए, कोमा दीजिए, पेस्ट कीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड। तो मैं इसमें क्या करता हूं, एम्प्लॉय आईडी की जगह पर कर देता हूं 6।
सभी एम्प्लॉय आईडी की जगह पर कर देता हूं 6। इच्छे कर दिया और यहां से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया। 5 रो इफेक्टिव, मतलब एक ही बार में 5 रो हो गया। अगर नीचे नीचे लिखे रहते हैं ना ऊपर नीचे, तो 1 रो इफेक्टेड, फिर नीचे 1 रो इफेक्टेड, फिर नीचे 1 रो, तो हमने पांचों को एक लाइन में लिख दिया, इसलिए इकट्ठे इसने 5 रो इफेक्टेड, मतलब 5 रोज और एंट्री हो गए हैं, ये कहने का मतलब। अब इसको रन करके देखते हैं। सारी चीजें देखा हो एम्प्लॉय टेबल का। अब ये कितने रिकॉर्ड हो गए? ये हो गया 16। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा होता है राइट साइड में, नीचे पे राइट साइड में एकदम कोने में 16 रिकॉर्ड हो गए। ये तो हो गए इंसर्ट कैसे करोगे, डेटा को टेबल में ऐड कैसे करोगे। ये तो ये हो गई ये वाली बात ही, इंसर्ट वाली बात है। अब क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे भाई? तो लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम। टेबल हमारे पास कौन था? एम्प्लॉय टेबल था, तो ये हमने टेबल का नाम दे दिया। क्या अपडेट करेंगे? हम करेंगे सेट इनकम। सेट करेंगे इनकम कि भाई 3000 करो। क्यों 3000 करो? कहाँ करो? वेयर इनकम इक्वल 2500, जहां पर EID जो था वो 6 है। मतलब एम्प्लॉय आईडी जहां जहां हमने एंट्री की है 6 वाली, उसकी सैलरी 2500 से आप 3000 कर दो। तो हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय टेबल को अपडेट कीजिए और इनकम को सेट कर दीजिए 3000, जहां एम्प्लॉय आईडी 6 हो। कंडीशन दे दिया, वेयर दे दिया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, अब इसको रन कीजिए। अब ये 5 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स इन्होंने पता कर लिया कि 5 ही रोज थे जिसकी एम्प्लॉय आईडी 6 थी। अब इसको रन करके दिखाइए 3000 हुआ कि नहीं। पैसे वाली मामला भाई हम तो पहले देखते हैं। तो देखिए नीचे दे रहा है ना, नीचे 6 आईडी वाले सारे ये 3000 हो गए। तो इस तरह से आप डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। पहले तो ऐड किया हमने रिकॉर्ड, फिर हमने अपडेट किया। अब क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे रिकॉर्ड। तो क्या डिलीट करेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वही डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय वेयर EID इक्वल 6, मतलब जहां पर एम्प्लॉय ID 6 है वो सारे रिकॉर्ड को डिलीट करो, बाकी रिकॉर्ड 5 वाले को छोड़ देना। ये हमने पकड़ लिया और इसको रन कर दिया। 5 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो डिलीट हुआ होगा। अब मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए 6 वाले एम्प्लॉय आईडी जिसकी सैलरी इनकम 3000 थी वो है नहीं, डिलीट हो गए। तो इस तरह से आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हो, डेटा को अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ये हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से जो है आप डेटा मैनिपुलेशन का काम कर सकते हो, जिसके अंदर ये तीन ही चीज थी। तो आपको पढ़ना केवल क्या है, DDL जो कि हमने पढ़ लिया, ये क्रिएट अल्टर ड्रॉप रीनेम ट्रंकेट, ट्रंकेट नहीं पढ़ा। उसके बाद DML पढ़ना था, वो DML हमने पढ़ लिया, कितनी आसानी से पढ़ लिया। अब ट्रंकेट का यूज करेंगे क्योंकि इस टेबल में मेरे पास डेटा है। तो क्या करेंगे, ट्रंकेट में लिखना होता है ट्रंकेट टेबल। कौन सा टेबल? एम्प्लॉय टेबल है ना अपने पास। बस अब कुछ नहीं लिखना होता, क्योंकि उसको रिकॉर्ड थोड़ी ना देखना, उसको तो रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। बस ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, और इसको रन कर दीजिए। अब ये रन हो गया। अब देखते हैं कि उस टेबल के अंदर क्या क्या है। अब कोई डेटा नहीं है, मतलब सूटकेस का सामान ले गया, सूटकेस छोड़ दिया, टेबल के अंदर का माल ले गया, टेबल छोड़ दिया। तो ये होता है ट्रंकेट। सवाल यही पूछे जाते हैं इंटरव्यू के समय कि ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। आप बताएंगे ट्रंकेट एक DDL कमांड है, लेकिन ये अप्लाई तभी होता है जब टेबल के अंदर डेटा हो। काम वो DML के अंदर आकर करता है, और इसका मतलब है कि अंदर की सारी चीजें को डिलीट करना, सारा रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देना, केवल टेबल का स्ट्रक्चर छोड़ देना।
ये होता है टर्न के। तो हमने DDL और DML के कमांड हमने पढ़ लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सिलेबस मैंने आपके बताए हैं कि उसमें और क्या क्या है जो हम यूज़ करेंगे, और रियल सिनारियो के साथ। ये तो हमने डमी टेबल बनाए और दिखाए, ये दिखाना जरूरी था, नहीं तो आप समझ नहीं पाते। अब हम चलेंगे रियल सिनारियो के साथ, रियल टेबल के साथ। तो ये हमारे पास जो है हमने डेटाबेस बना रखे हैं। इस डेटाबेस के अंदर हमारे से पहले से टेबल है, अब हम उस टेबल पर यूज करेंगे, इन सब टेबल पर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। तो हम पहले सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस कहाँ से देखेंगे भाई? तो सिलेबस हम देखते हैं, लाते हैं सिलेबस। तो ये यहाँ गए, हमारा सिलेबस को हमने क्या किया, यहाँ पर ले आए। यह सिलेबस को यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी कर दिया। सिलेबस को कॉपी कर दिया। और मैं पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये कहाँ गया, ये ये हमारा सिलेबस है जो मैंने आपके लिए बनाए थे। ठीक है, ये मैं दिखाना बताना चाहता हूँ कि आपका नहीं, ये सिलेबस नहीं है, मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपका सिलेबस हमने आपके लिए बनाया है। कहाँ गया, हाँ, सिलेबस यह है कि यह है आपका सिलेबस। डेटाबेस और सिक्वल के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि मैंने आपको कई पहले ही बता चुका हूँ। सिक्वल कमांड का क्या क्या होते हैं वो भी बता चुका हूँ। डेटा मैनिपुलेशन भी बता चुका हूँ। अब थोड़ी सी बेसिक सिक्वल क्यूरी बताऊंगा जिसमें वेयर का यूज़ करूंगा। हालांकि वेयर का यूज़ किया मैंने, लेकिन थोड़ी और यूज़ करूंगा, फिर इसका यूज़ करूंगा। तो पहले वेयर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो और रियल सिनारियो के साथ। तो हमारे पास टेबल है कौन सा, ये टेबल उठाएंगे यहाँ पर, सुपर स्टोर वाली। क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपर स्टोर। और ये कहाँ पे सुपर स्टोर, सुपर स्टोर डेटाबेस के अंदर। तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, सुपर स्टोर डेटाबेस के अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने से क्या हुआ, यहाँ देखिए कितने रिकॉर्ड है यहाँ पर, ये वाली 10,683 रिकॉर्ड है। अब इतने में देखिए कितने सारे कॉलम है, सेल्स प्रॉफिट सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि इसमें से केवल 10 ही रिकॉर्ड दिखे मुझे, केवल शुरू के 10 रिकॉर्ड दिखे। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टॉप 10, सिलेक्ट टॉप 10, टॉप मतलब ऊपर से 10 ही रिकॉर्ड ऐसी खाली जोड़ देंगे। अब इसको रन करेंगे। अब देखो केवल टॉप 10 रिकॉर्ड दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं नहीं, केवल 5% रिकॉर्ड दिखाए। 10,000 रिकॉर्ड है उसमें 5% रिकॉर्ड को हमें शो करो। तो हम उस तरह से कर सकते हैं। इसको हटाओ, परसेंट कहां से, मैं चाहता हूं कि टॉप से ही 10% रिकॉर्ड हमें शो करो। तो इसको क्या किया हमने, फिर सेलेक्ट किया। ये 10% के रिकॉर्ड कितने होते हैं, 1069, क्योंकि 10,000 का 1, तो ये 1069 मैं चाहता हूं इसका 2% ही शो करो। तो इसको सिलेक्ट करो। अब 2% हुए 214 रिकॉर्ड। तो इस तरह से आप टॉप का भी यूज कर सकते हैं, परसेंट के रूप में भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 2% जो निकला 214 रिकॉर्ड निकला। मैं चाहता हूं कि इसमें से वही रिकॉर्ड दिखाए जिसमें रीजन केवल सेंट्रल हो। तो यही पर लिख देंगे कंडीशन, वेयर रीजन, वेयर रीजन इक्वल, यहां पर लिखेंगे सेंट्रल, ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये बड़ा में है छोटा में है, तो इसको ऐसे कर देते हैं सेंट्रल। अब इसको रन कीजिए। अब ये देखिए केवल सेंट्रल वाले दिखाएंगे। कौन सा,
रीजन देखो, ये रीजन है ना, अब ये ओनली 46 रोज है, उस समय 214 रोज दिखा रहे थे, अब केवल 46 रोज दिखा रहे, क्योंकि हमने छटाई कर दी, केवल सेंटर वाले को दिखाया। ये तो वेयर कंडीशन ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसी में सेंट्रल रीजन भी दिखा है एंड स्टेट इक्वल टेक्सास हो केवल। मैंने दो कंडीशन डाली, जहां पर रीजन सेंट्रल हो और स्टेट टेक्सास हो, स्टेट में टेक्सास वाला दिखाएगा। अब इसको रन कीजिए, अब देखिए स्टेट टेक्सास रीजन सेंट्रल, केवल 20 रोज 20 रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आप दो दो कंडीशन का भी यूज कर सकते हो, और भी कंडीशन का यूज करो। एंड सेगमेंट इक्वल होम ऑफिस, तीन कंडीशन एक साथ दिखाओ, रन करो, देखो केवल 3 रिकॉर्ड है, मतलब होम ऑफिस भी है सेगमेंट, स्टेट टेक्सास भी है और रीजन सेंटर भी है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस का यूज करके आप वेयर के साथ यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई। अब करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, वो करते हैं। तो क्या करते हैं, सिलेक्ट, आप कैप में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपर स्टोर where sales is greater than equal 5000, जहां पर सेल्स की वैल्यू 5000 से ज्यादा होगी या बराबर होगी। देखो सेल्स की वैल्यू है ना इधर, ये 5000 से बड़ी होगी, तो इसको आप रन करो। ये 5000 से ज्यादा वाली रिकॉर्ड, ये देखिए सेल्स में 5000 से ज्यादा है, और वो कितने हैं, 18 रिकॉर्ड है ये। और क्या मैं चाहता हूं, एंड प्रॉफिट लेस देन 500, और प्रॉफिट 500 से नीचे हो। इसको रन कीजिए। कितने रिकॉर्ड है, केवल 3 ही रिकॉर्ड है, जिसमें आपका सेल्स कितना है, 5000 से ज्यादा है सारा सेल्स, और प्रॉफिट कितना है, 500 से नीचे हो। तो 327 से 500 से नीचे है, ये माइनस में, ये माइनस, तो वो तो नीचे हो गया, तो 3 ही रिकॉर्ड मिले। तो इस तरह से जो है आप नंबर वैल्यू पर भी फिल्टर लगा सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पर वेयर रीजन, मतलब सारे रिकॉर्ड देखा सुपर स्टोर से, वेयर रीजन इन ईस्ट एंड वेस्ट, इन लगा दिया, मतलब ईस्ट में भी हो वेस्ट में भी हो, वैसे रिकॉर्ड दिखाओ। तो देखिए ये रीजन में देखोगे वेस्ट और ईस्ट, यही दो होगा और कुछ नहीं होगा। ये टोटल 5975 रोज है। तो ये तो हो गए ईस्ट और वेस्ट इनके साथ। अब मैं क्या चाहता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपर स्टोर वेयर कस्टमर नेम लाइक का मतलब होता है स्टार्ट करना। लाइक क्या, लाइक मैं चाहता हूं बी स्टार, मतलब कस्टमर नेम बी से शुरू हो, चाहे बाद में कुछ भी हो, लेकिन वैसे सारे कस्टमर नेम जो बी से शुरू होता है उसी का रिकॉर्ड दिखाओ। तो यहां पर हम लिख देते हैं सी कस्टमर, क्योंकि ये हमारा कस्टमर नेम है ना ये, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कस्टमर नेम, ठीक है। अब इसको मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। यहां देखिए वेयर का स्पेलिंग गलत था, तभी यहां पर ये गड़बड़ लाइनिंग आ रही थी। अब मैं इसको रन कर देता, देखिए तो ये कस्टमर नेम सारे बी वाले हैं, क्योंकि हमने इससे शुरू कर दी। अगर ये आप बी बाद में लिखेंगे तो कस्टमर नेम स्टार्टिंग चाहे कोई भी शब्द से हो,
लेकिन एंड बी से होगा। देखिएगा अभी एंड इसमें क्या अलग अलग है। अब देखिए सारे एंड हो गए बी से, इसको रन कीजिए। अब ये देखिए कस्टमर नेम में सबसे लास्ट में बी होगा। ये होता है लाइक का भी, ठीक है, वेयर का भी, इन का भी, ग्रेटर देन, लेस देन, सब चीज सीख लिया आपने। अब मैं देखता हूं और सिलेबस में क्या है। एंड और एंड जैसे हमने किया था वहां पर आप इसको और भी कर सकते हो और इसको रन भी कर सकते हो, सेम ही चीज है। एंड के साथ ये होगा कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और के साथ होगा कि चाहे इसमें हो या इसमें हो, दोनों को दे दो। फर्क यही है। और क्या है भाई, ये तो ये हमने कर दिया। अब है आपका लिमिट, इसमें नहीं होता, लिमिट होता है आपका पोस्टग्रेसिक्वल में, इसमें टॉप होता है इसलिए, और परसेंट होता है जो मैंने बता दी। अब है एग्रीगेशन, ग्रुपिंग, ग्रुप बाय, हैविंग। अब यहां पर बताता हूं मैं आपको एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है सम, मीन, मैक्स, एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन, मोड, मतलब कैलकुलेशन वाले काम। तो कैलकुलेशन दिखाना है। अगर मैं कहूं सिलेक्ट काउंट वन फ्रॉम सुपर स्टोर, तो ये स्केलर वैल्यू दिखाएगा। देखते हैं कितना दिखाता है। दिखाएगा 10,683, मतलब इतने रिकॉर्ड है। ये वन के जगह पर आप स्टार लिख दो तो भी सेम ही चीज दिखाएगा, 10,683, क्योंकि ये बता रहा है कि टोटल काउंट कितने हैं रिकॉर्ड के। अब मैं चाहता हूं कि कुछ और दिखाऊं, तो मैं दिखाता हूं सेलेक्ट क्या, रीजन एंड, और मैं चाहता हूं सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स फ्रॉम सुपर स्टोर, ग्रुप वाई, ग्रुप बाय रीजन, ग्रुप बाय रीजन, ऑर्डर बाय रीजन। ये क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर आप कर रहे हो सम, और सम क्या है, एग्रीगेशन है। तो सेल्स कॉलम में जितनी वैल्यू है सबको सम करेगा, लेकिन सम किसके मुताबिक करेगा, रीजन के मुताबिक। और रीजन हमारे पास चार है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस चार रीजन में वो सम कर देगा और उस कॉलम का नाम दे देगा टोटल सेल्स। कहां से सब, तो ऐसा करके दिखाइए सुपर स्टोर टेबल के डेटा को लेकर। और वो ग्रुप जो कीजिएगा वो रीजन वाइज कीजिएगा और शॉर्ट भी कीजिएगा। तो इसको लेके अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए यहां देखिए सेंट्रल में इतना, ईस्ट में इतना, साउथ में इतना, वेस्ट में इतना अमाउंट दिखा रहा है। ये जो हुआ क्या हुआ, टोटल सेल्स हुआ रीजन वाइज। अब साथ में देखिए कि यहां नल दिखा रहा है, मुझे नल नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तो यहां पर लिखेंगे वेयर, या इसमें वेयर का यूज नहीं होता ग्रुप बाय में, तो यहां क्या करेंगे, हैविंग, हैविंग रीजन इज नॉट नल, जहां पर रीजन नल वाली नहीं हो। अब इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए नल वाली चली गई। तो जब भी ग्रुप बाय का यूज करेंगे आप हैविंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के लिए ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, जैसा अभी लास्ट टाइम मैंने किया था, ठीक है। ये हो गई। अब आप देखिए कि यहाँ सेल्स के बाद, फुल स्टॉप के बाद कितने, मैंने डेसिमल में कितनी वैल्यू है। अगर आप इसको चाहोगे कि यहाँ दो ही वैल्यू है तो आप फंक्शंस का यूज करोगे, जबकि फंक्शन बिजनेस लेवल का पार्ट नहीं है। और सिक्वल के फंक्शंस के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो केवल फंक्शंस के ही बेस पर होंगे। तो सिक्वल के फंक्शन, इसमें फंक्शन लगता है केवल राउंड टू, राउंड का फंक्शन लगा दीजिए और कितने तक करना है तो यहाँ पर करके आप कर दीजिए टू, इतना लगता है। और इसको फिर से सिलेक्ट करके रन कर दीजिए। अब देखिए डेसिमल पे 2 आ गए। तो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपने देख लिया ग्रुप बाय, हैविंग, वो सब सारी चीजें देख ली।
ये हो गया, एग्रीगेशन हो गया। व्यूज क्या है, पहले व्यूज बताता हूँ, फिर इसको डिफिनेशन बता दूंगा। व्यूज क्या है? व्यूज जो होता है एक वर्चुअल टेबल होता है, ये असली टेबल है। इसी टेबल को एक वर्चुअल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये है ना, जैसे ये एरिया, सिलेक्ट कर, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट टॉप 100 फ्रॉम सुपर स्टोर। ये हमारा क्या हो गया, इसको रन करेंगे तो शुरू के 100 रिकॉर्ड दिखाएगा। देखिए नीचे 100 रिकॉर्ड ही दिखाया। अब ये टेबल का क्यूरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको व्यूज बना लूं, तो यहां पर आपको वही सीधा टीटीएल वाला, तो क्रिएट व्यू, और नाम रखना पड़ेगा व्यू को, अपना नाम रखिए। तो मैं नाम रखता हूं क्या, VWSUP, ये नाम रख दिया। VW इसलिए रख दिया ताकि पहचान में है कि ये व्यू बना रहा हूं। हाँ, एज एज लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना लिख दो। और इसको आप व्यूज बन गया। अब सोचोगे कि व्यू बना तो बना, टेबल तो यहाँ दिखता है, व्यू कहाँ दिखता है, ये है ना व्यू। तो व्यू वाले पे जाके राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, और व्यूज को खोलो। यह देखिए VWSUP बना दिया। अब इस व्यू में क्या है भाई, तो इसको भी वैसे करोगे जैसे टेबल से देखते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम VWSUP, इससे आप देख लो। अब ये एग्जीक्यूट दबाओ, या अपना कीबोर्ड फंक्शन 5 है ना, F5, उसको दबा दो तो भी रन कर लेगा। देखो सेमी 100 रिकॉर्ड किया। तो व्यू जो है एक वर्चुअल टेबल है, ये खुद को अपना डेटा, ये 100 रिकॉर्ड जो दिखा रहे हैं, ये डेटा स्टोर नहीं करता। लेकिन जब आप सवाल पूछोगे ना, तो ये ओरिजिनल डेटा से डेटा उठाकर आपको रिजल्ट देता है। ये काम करता है, मतलब मीडिएटरी वाला काम करता है। सवाल पूछोगे तो जाता है, ओरिजिनल डेटा में से उठाता है, और फिर आपको दे देता है, रिजल्ट दिखा देता है। ये अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है, सब कुछ होता है। अपडेट करके एक चीज दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अपडेट क्या, VWSUP, इसको अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, मुझे सेट करना है। क्या सेट करना है भाई, कि जो हमारा सेट सेजमेंट इक्वल, सेजमेंट इक्वल जो हमारा कारपोरेट था, ये जो कारपोरेट था सेजमेंट, उसको क्या करना है, सेजमेंट कारपोरेट वेयर शिप मोड इक्वल सेकेंड क्लास। अब देखिए, अब ये कारपोरेट है, अब मैं यहां कर देता हूं फर्स्ट क्लास। ये कारपोरेट है, यहां पर देखिए सेकेंड क्लास है, लेकिन मुझे चाहिए यहां पर फर्स्ट क्लास। तो क्या करा, अपडेट व्यू को हटा दूं, अपडेट जो व्यू बनाया था उसमें, जहां पर सेगमेंट आपको कारपोरेट मिले वहां शिप मोड जो है, जहां शिप मोड आपको कारपोरेट मिले वहां पर सेगमेंट जो है फर्स्ट क्लास मिले, वहां पर सेगमेंट कारपोरेट करो। मतलब जहां पर शिप मोड आपको फर्स्ट क्लास मिले, जैसे देखिए यहाँ कारपोरेट तो है, लेकिन और कहीं पर मिले तो इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, सेकेंड क्लास कर देता हूँ। देखो जहां सेकेंड क्लास मिले वहां पर आप कारपोरेट कर दो सेगमेंट, बस इसको पकड़ो और इसको रन करो, हो गया। अब देखिए जहां पर कारपोरेट मिलेगा वहां पर क्या हो गया, सेकेंड क्लास हो गया। जहां जहां कारपोरेट है वहां सेकेंड क्लास करो, ऐसे। तो ये अपडेट भी कर दिया। कहाँ अपडेट किया है, इसके पास अंदर थोड़ी ना डेटा, इसके पास ये ओरिजिनल डेटा में गया और अपडेट कर दिया। तो ये होता है भी, डिलीट भी करना चाहो वही ड्रॉप व्यू VWSUP। अब इसको
ड्रॉप कर दो, खत्म हो गया। अब व्यू को ढूंढोगे, यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो, देखो VWSUP जो हमने बनाया था वो खत्म। तो ये है आपका व्यू की कहानी। अब बची आपके पास केवल कांस्टेंट। अब बची कांस्टेंट। सिक्वल में कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि कांस्टेंट का मतलब होता है कंडीशंस, शर्तें, रूल्स रेगुलेशंस। कहाँ लगता है? टेबल के ऊपर लगता है। ये 6-7 तरह की होती है, तो डिफिनीशन आपको गूगल में सर्च करके पढ़िएगा, मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ आपको। एक होता है नल, नॉट नल, यूनिक, पीके, पीके मतलब प्राइमरी की, एफ के फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट। ये 7 होते हैं कांस्टेंट, मतलब ये शर्तें होते हैं टेबल के अंदर डेटा को किस तरह से एंट्री किया जाए। आपने देखा था ना, जब मैं टेबल बनाया था तो डुप्लीकेट एक ही रिकॉर्ड को बार बार एंट्री कर रहा था, हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस पर, उस टेबल के बनाने में हमने कांस्टेंट नहीं लगाया था, शर्त नहीं लगाई थी, इस वजह से डुप्लीकेट एंट्री हो जाती थी। तो इस तरह की एंट्री को रोकने के लिए कांस्टेंट लगाए जाते हैं, रूल्स, नियम, कायदे, कानून लगाए जाते हैं। तो यही होता है कांस्टेंट। अब जैसे कैसे होता है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल में मैं बता दूंगा। नल का मतलब होता है कि उस कॉलम में, जिस कॉलम के साथ जैसे एम्प्लॉय आईडी INT लिखा था ना, उसमें साथ में नल लिख देते, तो उस कॉलम में आप खाली भी छोड़ सकते हो, ये मतलब था। अगर नॉट नल लिखते तो खाली आप छोड़ नहीं सकते। पीके लिख देते तो वो कॉलम यूनिक होता, मतलब आप खाली भी नहीं छोड़ सकते और डुप्लीकेट भी नहीं डाल सकते। और एफ के लिखते फॉरेन की, तो फॉरेन की का मेन मकसद होता है कि दूसरे टेबल के प्राइमरी की से रिलेशन बनाकर दोनों टेबल को आपस में लिंक करना, ये होता है फॉरेन की का मतलब। फिर होता है आपका चेक। चेक हम यूजुअली कुछ ऐसे कॉलम में लगाते हैं ताकि, जैसे सपोज करो कि हमारे टेबल में एज का कॉलम है, हमने चेक लगा दिया कि जब भी एज कॉलम में डेटा की एंट्री होगी तो उसमें चेक करेगा कि अगर एज 18 साल से ऊपर है तभी एंट्री करेगा। तो अगर 17 साल की एंट्री कर रहे हो तो नहीं लेगा, एरर दे देगा, जैसे लाल नीचे एरर दे देगा। अगर 18 साल से ऊपर आपकी वैल्यू, आपने 19 साल, 20 साल या 18 साल भी डाली तो भी नहीं लेगा, 18 से ऊपर डाली तो ले लेगा। तो ये चेक लगाते, ये सब क्या है? कंडीशंस है। एक है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? मन किया कि इस कॉलम की वैल्यू हम नहीं डालें, तो वो डिफॉल्ट सेट करना होता है कि अगर नाम में, नाम कॉलम के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते हो तो वो बाय डिफॉल्ट जो है आप सेट कर दोगे मोहन सिंह, वो अपने आप ले लेगा। अगर वैल्यू नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट अपने आप लेगा। तो ये चीजें होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट टेबल के अंदर डेटा एंट्री कैसे करें, उसके लिए ये शर्तें होती है, कायदे कानून होती है, उसी के मुताबिक आपको डेटा में एंट्री होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने एक टेबल बनाया था ना, ऊपर ऊपर वाला टेबल ही ले लेते हैं, बार बार बनाने से कोई फायदा नहीं। चलिए ये टेबल को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। और सबसे नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब चूंकि एम्प्लॉय टेबल तो हमारे लिए ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नाम रख देता हूँ एम्प्लॉइज, ठीक है, ये रख दिया। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज टेबल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये 4 कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर वाली कॉलम है, नेम करेक्टर वाली कॉलम है, स्ट्रिंग वाली, इनकम इंटीजर वाली, एज इंटीजर वाली, ये कॉलम। अब मैं क्या चाहता हूं कि कॉमा से पहले यहां ले लेता हूं प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की वाला कॉलम जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा और नॉट नल होगा, मतलब खाली आप नहीं कर सकते। जब डेटा एंट्री करोगे तो खाली नहीं करोगे और यूनिक ही करोगे, डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, इसलिए प्राइमरी की। यहां पर हम लिख देते हैं क्या, नेम में अगर डाला तो डाला, नहीं तो डिफॉल्ट क्या डालेंगे, डिफॉल्ट हम यहां पर डाल दिए क्या, राम कुमार, राम कुमार, ये होगा डिफॉल्ट नेम।
मतलब कि अगर एम्प्लॉय का नाम आप भरे तो भरे, अगर नहीं भरे तो राम कुमार अपने आप एंट्री हो जाएगा। राम कुमार, ये ऐसे डाल दो, ठीक है, राम कुमार एंट्री हो जाएगा भाई। सिंगल कोट चल जाना तो चाहिए, ठीक है, राम कुमार एंट्री हो जाएगा। अब इनकम, इनकम इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू, क्या आप इसको खाली रखना चाहते हो? तो मैं कर देता हूं नॉट नल, खाली मत रखना, इसमें एंट्री होनी होनी चाहिए। और इंटीजर, एज इंटीजर, तो यहां पर लगा देता हूं चेक, यहां पर लगा दूंगा आपका चेक कांस्टेंट। क्या चेक करेगा कि ये एज जो डालेगा वो 18 साल का कम से कम होना चाहिए। ये हमने यहां पर 4 लगाए, और नल ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो। इसको आप क्रिएट करो, टेबल क्रिएट हो गई। अब जाके यहाँ पर टेबल देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे टेबल? इस सुपर स्टोर के अंदर बना दिया मैंने। चलिए सुपर स्टोर के अंदर हमने क्या किया, रिफ्रेश कर दिया, और इस टेबल के अंदर गए तो ये एम्प्लॉयज आ जाएगी सुपर स्टोर के अंदर। देखिए एम्प्लॉयज आ गए ना, एम्प्लॉयज टेबल ये आ गई ऐसी। अब इसके अंदर देखो क्या है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसके अंदर क्या है, अभी तो कुछ है नहीं क्योंकि एंट्री तो मैंने की नहीं। इसको सिलेक्ट करके आप रन कीजिए, क्या है, नन, कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करते थे, याद कीजिए डीएमएल कमांड, क्या, इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल, एम्प्लॉयज टेबल। यहां पर आईडी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर अपने कुछ कंडीशंस डाले हैं ना, तो उसको पता कैसे चलेगा कि नाम अगर खाली छोड़ा तो राम कुमार ले, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम क्या था, ई आई डी था, और क्या था, ई नेम, और इनकम, फिर एज, ठीक है। अब यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यूज, क्या डालेंगे वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, डालना ही डालना है, डुप्लीकेट नहीं डालना, खाली नहीं डालना, मतलब डालना ही डालना। मैं डाल देता हूँ 101। उसके बाद दूसरा कॉलम आ गया ई नेम, ई नेम मतलब राम कुमार, नहीं डालोगे तो राम कुमार लेगा, तो चलो मैं नहीं डालता हूँ। हमने क्या किया, स्किप करके अब नेक्स्ट का डालो। अब नेक्स्ट है इनकम, इनकम नॉट नल, खाली नहीं होना चाहिए, तो मुझे डालना पड़ेगा 5000। अब एज, एज डालेंगे तो कम से कम 18 साल डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, डाल देता हूं 17, ठीक है, यहां पर 17 डाल देता हूं, और यहां पर क्या लिख देता हूं भाई, 17 डाल दिया एज। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको रन करते हैं, एरर आना चाहिए क्योंकि चेक वाला इसको पकड़ लेगा। ये लाल में आ गया ना लिखा हुआ, क्या कर रहा है, बता रहा है चेक कांस्टेंट एज, इसलिए इसको कम से कम 18 डालिए, क्योंकि 18 के बराबर और ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए कितना शर्त होता है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, हाँ तो आपने देखा कि इसमें डिफ़ॉल्ट कैसे भर्ती करे, तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू जो ऑप्शन यूज़ करते हैं ना डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल में, हमने 4 कॉलम थे, चारों कॉलम के नाम लिख दी, वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेम दे दिया, ठीक है। आपने देखा कि चेक कमांड कैसे काम किया था, अगर 18 साल से बराबर या ज़्यादा करेंगे तभी ये एंट्री करने देगा। और डिफ़ॉल्ट के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता है, कौन सा नेम पे, ई नेम हमने डिफ़ॉल्ट रखा था, इसलिए ई नेम हमने डिफ़ॉल्ट रखा, तो डिफ़ॉल्ट लिख दिया, नाम नहीं लिखा, ये अपने आप नाम ले लेगा। अब इसको क्या करते हैं, केवल इसी को रन करते हैं। हमने सारी डेटा डिलीट कर दी इसलिए टर्नकेट चला दिया था। अब फिर से इंसर्ट कर रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट में हमें ये लेना है। अब इसको हम रन करेंगे, अफेक्टेड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं, देखिए राम कुमार अपने आप ले लिया। तो इस तरह से जो है आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी एंट्री कर सकते हो। नॉट नल का मतलब ये वैल्यू खाली नहीं रहेगा, ये कॉलम खाली नहीं रहेगा। अब प्राइमरी की मतलब खाली भी नहीं रहेगा और यूनिक रहेगा, डुप्लीकेट नहीं रहेगा। एक चीज आप सवाल ये आती है कि यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों सेम ही सेम दिखता है कि यूनिक है तो यूनिक है,
तो यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, या दोनों क्या होते हैं, क्या मेन मतलब क्या है ये प्राइमरी की या यूनिक। इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल, अगर आप इस सिक्वल के बारे में जान रहे हैं तो ये सवाल आपको शूट करेगा। प्राइमरी की टेबल में एक ही होता है, यूनिक की जितने कॉलम है सारे पे यूनिक की लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होता है, एक टेबल में प्राइमरी की कई होते हैं, मेनी होते हैं। यूनिक की प्राइमरी की नहीं हो सकता, प्राइमरी की यूनिक होता है और खाली नहीं होता। तो आपने देखा आज की सिक्वल की वीडियो ट्यूटोरियल। ये देखने में तो छोटी लग रही थी लेकिन काफ़ी लंबी चलेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि समझना भी ज़रूरी है। अगर टाइम वेस्ट किए तो हर टॉपिक को बारीकी से समझेंगे। अगर वीडियो देख लिया और अगर मैं क्यूरी नहीं लिख पा रहा हूँ तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और क्यूरी लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार में एक चीज़ नहीं होता, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप ये काम कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में डालकर, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन है ना, बजा दीजिए। बाय।